आमतौर पर एक लोकसभा सीट के तहत 4 से 8 विधानसभा सीटें हैं। मालूम हो कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा सीट के लिए खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए रखी गई थी। जाहिर है कि इस हिसाब से भी एक लोकसभा में खर्चा 6 से 12 लाख रुपए तक होना ही था। हालांकि विभिन्न संस्थाओं और पत्रिकाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा हालात में कुल मिलाकर 40 लाख रुपए का खर्चा किए बगैर ढंग से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। बहरहाल विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए गए चुनावी व्यय विवरण चौंकाने वाले रहे हैं। 1996 के चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव ने मात्र 2,43,000 रुपए का खर्च दिखाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2,99,000 रुपए का, चंद्रशेखर ने 2,12,000 रुपए का, शरद पवार ने 3,14,000 रुपए और माधवराव सिंधिया ने मात्र 1,39,000 रुपए। यहाँ मजेदार बात यह है कि उम्मीदवारों के खर्चों पर नजर रखने के लिए आयोग ने 27 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, यानी प्रति क्षेत्र लगभग 5 लाख रुपए, जिसमें अधिकारियों के टीए-डीए का व्यय शामिल नहीं है। मुखर्जी साहब, ये जो आपके तमाम सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं, तो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या इसको लेजिटिमाइज कर रही है? नहीं, that's why what is to be needed that there is an urgent need of the changing the fallacy of law. What Sitaram Yechuri was pointing out very correctly. Why the party expenditure has not been included? It is because of the simple reason. The ceiling which has been fixed for the candidate is so unrealistic that everybody is giving a false declaration. To avoid that embarrassment, it was said that the expenditure incurred by the party should not be included. If you want to include it, no harm. But in that case, ceiling is to be increased. क्या इलेक्शन आप मानते हैं कि 3 लाख और 2 लाख में आज लोकसभा का आप लड़ सकते हैं? इम्पॉसिबल है। कुछ लोग 6-7 करोड़ रुपए भी खर्च किए से लोग हैं। तो ये जो एमपीज हमारे हैं, ये तो शुरुआत पे ये मिसलीड कर रहे हैं। एकदम सही है। इसका इलाज जो है ना, इट हैज समथिंग टू डू विद द लार्जर सिस्टम। ही इज टॉकिंग ऑफ कंपनीज। शो मी वन कंपनी इन द कंट्री व्हिच डज नॉट मेंटेन 2 अकाउंट्स। मतलब you are justifying? No, I'm not justifying. I am drawing your attention to a larger problem. I am suggesting a tribunal should be constituted who will decide about the expenses, how much you incur on your election. No, tribunal tribunal by the President of India in consultation with the Election Commission. Maybe a retired judge, maybe a sitting judge of the Supreme Court or a High Court judge. He will decide all the matters in a very, very fast way. How will it be? Why not? You will give your. I don't object to it. You will give your accounts and decide about it. We are concerned. I mean, we are not object. You are in favor की accountability तो आनी चाहिए system में। Absolutely. ना सिर्फ फेवर में, मैं बताऊं आपको, पिछले चुनाव में हम ये भी बता दें, वो जब एक मतलब a big business house in our country set up a trust for electoral funds, हमें भी चेक भेजी थी, हमने वापस कर दिया उनको। हमने कहा अगर देना है आपको पैसे तो आप दीजिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को, सरकार को, और वहां पे हम लोग सब मिलकर तय करेंगे कि वो पैसे का बंटवारा किस तरीके से होगा पार्टियों के बीच में। बट मुखर्जी साहब, जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, आप इसको What I feel that corporate funding should be encouraged, but it should not come directly to the party. It can be given to the corpus created for to meet this, and state funding is needed. Unless state funding is introduced, this malady will not be removed. मुखर्जी साहब, एक रांची से सवाल है। चुनाव सुधार हर पार्टी कहती है, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार में आकर सुधार के संबंध में क्यों निर्णय नहीं लेती है, और सारे पार्टी बोगसबाजी पर निर्भर क्यों रहती है? I do not agree with the basic presumption that everything is rotten. Yes, there are some black sheep. In parliament, some undesirable elements have come, but I am not prepared to accept that all 543 members are criminal. Very few are there. मुखर्जी साहब, हमारे पास 45 साल से रूल कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि मिनिस्टर के ग्रिप में सारी पावर हो और एक छोटे आम आदमी के लिए एक थोड़ा सा काम करना हो तो वो ऊपर से सिफारिश नहीं, मैं ये मानता हूँ ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पावर का मिसयूज होना नहीं चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तो तरीका है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका पास पावर होना चाहिए। पावर किसको देंगे आप? ब्यूरोक्रेट को। पावर किसको देंगे? जिसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। पावर तो होना चाहिए जिसको पास अकाउंटेबिलिटी है। मुखर्जी साहब, चुनाव सुधार पर बहस जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
अभी हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव में क्या सुधार होने चाहिए और इस बात को हमारे पैनल ने माना कि चुनाव में कहीं ना कहीं पैसे का या ब्लैक मनी का संबंध है। लेकिन इसके अलावा हम ये बात करना चाहते हैं कि आखिर चुनाव में क्या स्टेट फंडिंग हो सकती है। येचुरी साहब, स्टेट फंडिंग क्या एक ऑल्टरनेटिव है जिससे आप जो मैल प्रैक्टिसेस है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं? जी, वो एक तरीका है जो मैल प्रैक्टिसेस को रोक सकता है, कम कर सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब स्टेट फंडिंग जो है वो काइंड में हो, कैश में नहीं। यानी सरकार जो है ऐसे फैसिलिटीज और सर्विसेज उपलब्ध करेगी पार्टीज को जिसके लिए उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। कैश में आपका क्या ऑब्जेक्शन है? कैश के लिए सवाल ये आता है कि किस आधार पर ये दिया जाएगा कैश में, और वो पूरा का पूरा कैश इस्तेमाल होगा या उस कैश के उसको आधार बनाकर उससे कई गुना ज्यादा इस्तेमाल होगा, और वही अकाउंटिंग की प्रॉब्लम होगी जो फर्जी अकाउंट्स की बात हम अब देखें। प्रणब मुखर्जी साहब, I don't think that there will be any very big problem, because some of the countries, they have the state funding and money is being given. It can be both cash in kind, because certain amount you will require for spending and either you will have to allow the candidate to spend it from own sources by fixing a limit. स्टेट फंडिंग में पैसा डायरेक्टली कैंडिडेट को देना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टी को मिलना? State funding should be there, and of course it will have to be given to the political parties or the individual candidates, because you cannot encourage the independence. In that case, large number of people will come. So first you will have to decide that who will be eligible to have it. My suggestion is that eligibility and the differences could be determined on the basis of the percentage of votes polled by the political parties in the immediately preceding election. For a newcomer, new political party, he will have to wait the first election. इस केस में पहली बार जो इलेक्शन लड़ रहा है, फर्स्ट टाइम ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, he doesn't get the state funding, but if he's a serious candidate, where does he get money from? He will have to raise it from his So own that personal means sources. एक तरीके से आप एक सीरियस कैंडिडेट को जो इंडिपेंडेंट है उसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। With the growing tendency, you will find that the role of independents have been considerably reduced. The program. Pranab Mukherjee's problem relates to new political parties. Parties, not individuals. I'm talking of new political parties. I am with Pranab Mukherjee ji on this issue. I am for state funding. It could be either in cash or in kind. I have no strong view either way. If it is in kind also, there can be no problem whatsoever. The number of vehicles can be fixed, the number of posters can be fixed, depending upon each constituency. No, these are issues we These can raise. details could be worked But out. the larger issue of state funding, yes. How it should be done, what manner it should be done, in order to... You are all agreeing that there should be state funding. Yes, and yes. नहीं, बट आगे साहब, द क्वेश्चन इज जैसे क्रिमिनलाइजेशन का सवाल है, जो राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है उसको रेड्डी साहब ने भी बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है, लेकिन अभी तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जहां हम बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके आप वो प्रिवेंट कर सकते हैं। See, that is why I was saying in the beginning, unless you amend Section 8 and remove the word of conviction and bring it back to the level of framing of the charge, you won't be able to avoid the criminal That will be too swift. It'll be difficult. I can't agree with See, you that. can't. It will be too swift. They have to be in between. It's not that you start a prosecution and you debar a man. Now you're crossing the stage of filing a prosecution, you're coming to the stage of framing of a charge. That is a stage where both the sides have to be seen by the judge, and then he will frame the charge. But it must be conviction, and conviction on moral turpitude, not conviction of breaking 144. बट व्हाट यू आर सजेस्टिंग कि ये पॉलिटिकल पार्टी के पास ये होना चाहिए डिसीजन कि वो किसको टिकट दे किसको ना दे। That is there, and if the people reject the undesirable candidates, that will immediately have its impact. Go to the field, most of the political parties are choosing candidates not because of their loyalty to the party or because of the record, but because of the single criterion of winnability. That winnability is on the decided basis of cost and the ability to mobilize people and money and resources and so on and so forth. Winnability is definitely, but if you qualify that winnability is only because of money power, because of muscle power, and because of capability of raising the resources, I'm afraid. Then tell us, in the 12th Lok Sabha, why did so many people... How many? I would like to know how many out of 543. Wow, your You are various talking of so many. No, your 70 people with that. 70 people. 70 people out of 543. It is not a No, small even number, assuming small it is a number. very big number. It's a serious Assuming matter. it is a very big number. How did they enter? That's why we are discussing this problem. The remedy you are trying to find out
by throttling the political parties. No. You create an atmosphere where the political parties would not be in a position to give candidates to this. This is the way. Who will create it? No legal public opinion. Yeah, but who will create the Public opinion. Not the parties which are giving tickets to such people. They I am cannot afraid, create Mr. Yechuri, you are doing great injustice to a party, because I am claiming, I can prove that these type of persons are including your party. No, I have given you one instance. Each political party is having this black. Let me Why are you taking this personally now? No, I'm I'm not talking talking personally. I am really concerned because since BJP is not here, we are quarreling among ourselves. लास्ट सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आर यू इन फेवर ऑफ ऑल्सो चेंज इन एंटी डिफेक्शन लॉ? Yes. 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 Well, the first change I suggest is the speaker should not be made the arbiter. The election commission should be given the power to decide whether a split is valid or not. I feel that there is a need of comprehensive electoral reforms, including the anti-defection law. लेकिन जो स्पीकर का सवाल रेड्डी साहब ने उठाया, आर यू इन फेवर ऑफ दैट? I do feel from the experiences which we have gathered that it is a bit risky to leave it to the speaker alone. I think it's high time we consider this. But I want another change. We have seen the misuse of the provision of 1/3 Split. of the splits in the party. It should be made clear, it's a defection. Whatever be the reason, you are defecting from the symbol on which you contested the election. The moment you are defecting from that symbol and you are moving, you forfeit your seat. But you also support Mr. Reddy on Yes, that, I agree. Speaker? Entirely agree. But I don't agree with him because, let me tell you from my humble experience, the internal structures of most of the parties are not sufficiently democratic. Therefore, there has to be a provision for split, but the arbiter should not be the speaker. इंटरनल डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट मुखर्जी साहब भी करते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी तो पार्टी में होना ही चाहिए। नहीं है ना, नहीं है ना, हाँ होना चाहिए। We have to face up to realities. No, but that's true. The moment we are talking of, का पार्टी में internal democracy है. I am afraid. They may not believe in external democracy. I am afraid the concept of democracy varies from party to party. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को आज के परिचर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे पैनल ने इस बात को माना कि स्टेट फंडिंग जैसे सवाल पर एक आम राय है और ये जरूरी है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें चाहिए तो स्टेट फंडिंग का होना जरूरी है।